हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 16 लेक्चर हो चुके हैं। अब आपको देखना कैसे है, देखो ये 16 लेक्चर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारे वीडियो की लिंक, तो आप देख सकते हैं जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाए। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आज हम पढ़ेंगे 17 लेक्चर रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैं कवर करा दूंगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। क्लियर? अल्टरनेट डे पर ये वीडियो आता है। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो दोस्तों 3 बजे आता है। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे आता है, दिन में 3 बजे। और अल्टरनेट डे आता है कब? अल्टरनेट डे, याद रखना, अल्टरनेट डे। बट व्हाट आई मीन्स, आज अगर ये वीडियो आया है तो ये परसों आएगा 3 बजे, याद रखना। चलते अपन आगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले, अपन समझने से पहले अपन ये समझेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी कब आई कॉन्स्टिट्यूशन में और इसका मेन मोटिव क्या है। देखो क्या है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बने थे तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी उसके अंदर। क्या नहीं था? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। बट क्या हुआ, 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि फंडामेंटल राइट को अवेल करने के साथ जितने भी सिटीजन हैं उनको फंडामेंटल ड्यूटी भी समझनी पड़ेगी। तो क्या है कि 2 तरह की ड्यूटी बताई गई इसमें। एक मोरल ड्यूटीज़, आपकी एक मोरल ड्यूटीज़ है, एक है सिविक ड्यूटी। क्लियर? 2 तरह की ड्यूटीज़ मेंशन करी गई। बट इनको इनकॉर्पोरेट कैसे किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो देखो क्या हुआ कि 1976 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप करी अंडर स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर? ये कमेटी सेटअप करी गई। अब इस कमेटी के सेटअप करते ही कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए कि हाँ वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आप राइट का अवेल कर रहे हो, इसके साथ फंडामेंटल ड्यूटी का भी आप फॉलो करो, क्योंकि क्या है, इट इज़ अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फॉलो दी मोरल एज वेल एज सिविक ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिए कई सारे ड्यूटीज़ के, बट गवर्नमेंट ने 10 ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? 10 ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। बट क्या हुआ कि 10 ड्यूटीज़ को ऐड करने के साथ गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों हम एक अलग से पार्ट बनाए इसके लिए, हम क्यों ना एक ही आर्टिकल में सारी ड्यूटीज़ दे दें। क्या करें? एक ही आर्टिकल में। तो क्या करा इन्होंने, पार्ट जो 4 है, किसका है? पार्ट 4 है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी पार्ट के अंदर एक ए जोड़ दिया, पार्ट 4A। पार्ट 4A के अंदर कई सारी ड्यूटी दे दी। एक आर्टिकल दिया जिसको बोला गया आर्टिकल नंबर 51A। क्या है? आर्टिकल नंबर 51A। ये आर्टिकल में कई सारी ड्यूटी दे दी, 10 ड्यूटीज। बट एक ड्यूटी और ऐड करी गई, आप याद रखना। क्लियर? एक ड्यूटी कब ऐड करी गई? वी कैन से 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। क्या है? 11 ड्यूटी हो गई अब बट ड्यूटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो देखो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन करा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसी एक्ट के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 ड्यूटीज ऐड करी गई। क्या करी गई? 10 ड्यूटीज ऐड करी गई। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो जस्टिसाइबल नहीं है। वी कैन से
हम कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, वीकेंड से आपको कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी नहीं है इसके लिए कि आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर फंडामेंटल ड्यूटी कोई फॉलो नहीं करता है उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। जैसे मानिए कोई नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्या है कि देखो आपके अंदर ये भी तमीज़ होना चाहिए कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वीकेंड से अवेल कर रहे हो, वीकेंड से बेनिफिट ले रहे हो, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी फॉलो करो, क्योंकि ये हमारी मोरल ड्यूटी है। हमारे अंदर मोरल और एथिकल इशू नहीं होंगे तो हम कैसे हमारी लाइफ को इजीली वीकेंड से जी पाएंगे। तो क्या है, हमारा ये भी मोरल ड्यूटी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, और हमारे अंदर पैट्रोटिज्म होना चाहिए। क्लियर। अब बट फंडामेंटल ड्यूटी ली कहाँ से गई, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी ले गई यूएसएसआर से, यूएसएसआर से। यूएसएसआर मतलब रशिया का नाम पहले सोवियत यूनियन था, तो यहीं से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई। याद रखोगे मेरी बात को, इतना पूरा बेसिक समझ में आ गया फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। क्लियर। चलते हैं अपन क्वेश्चन में। अब ये पूछ रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाई 42nd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब कौन सा आर्टिकल है, देखो मैंने बताया था एक आर्टिकल नंबर 51A। तो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 51A। इसी के अंदर 11 ड्यूटीज ऐड करी गई, और लास्ट वाली ड्यूटी जो कि एजुकेशन से रिलेट करती है, टू प्राइमरी एजुकेशन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, वो ऐड करी गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। याद रखोगे, चलते अपन आगे। अब इसी में रिवॉल्व होगा पूरा फंडामेंटल राइट। द प्रोविजन रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन से, देखो मैंने बताया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। किसका, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी सेटअप करी गई थी 1975 में, और 1976 में इसके रिकमेंडेशन आए थे। इसी के साथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड तो कर दी, बट कितनी, देखो 10 ड्यूटी ऐड करी थी। देन आफ्टर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एक और ड्यूटी ऐड कर दी, जिसको बोलते हैं 11 ड्यूटी। समझ में आ रहा है मेरी बात को, चलते अपन आगे। व्हेन वर फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछ रहा है कि बताइए कब फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी साल में ऐड करी गई। तो 1976 में बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड करी गई फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी, 10 ऐड करी गई, एक बाद में ऐड हुई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद रखना। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताया था इसके लिए कोई इंडिविजुअल पार्ट नहीं बनाया। क्या हुआ कि डीपीएसपी का जो पार्ट था, पार्ट नंबर 4, उसमें ए ऐड कर दिया, और उसी से ही बन गया पार्ट 4A। उसी में ही फंडामेंटल ड्यूटी है, और इसके लिए एक ही आर्टिकल रखा गया, आर्टिकल नंबर 51A, जिसमें सारी ड्यूटीज़ दी हुई हैं। 11 ड्यूटीज़ क्या है, वो कौन सा है, पार्ट 4A। याद रखोगे, चलते बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो पहले समझते हैं एक एक से। देखो, दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाई कॉन्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल राइट है। क्लियर। दे कैन बी यूज फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिजियस स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ विच कोर्ट हैज टू डिसाइड, बिल्कुल सही है। दे कैन बी एनफोर्समेंट बाई रिट, नॉट। क्या है, मैंने आपको बताया था सिर्फ ओनली फंडामेंटल राइट, आपके फंडामेंटल राइट में आप अंडर आर्टिकल नंबर 32 से कोर्ट में जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ले सकते हो, रिट पिटीशन लगा सकते हो, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट मैंने आपको बताया था कि पार्ट 4 एंड पार्ट 4A, ये क्या है, डीपीएसपी, और ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, एफडी और डीपीएसपी। ये जस्टिसाइबल नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर वॉयलेट होती है तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप कोर्ट में जाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी सिर्फ ओनली डीपीएसपी का के लिए मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वी कैन से, ये इंस्ट्रक्शन देता है स्टेट को
कि आप वेलफेयर दीजिए, जो आपके सिटीजन हैं, जो आपकी कंस्टिट्यूंसी में या इंडिया में सिटीजन हैं, उनको वेलफेयर दीजिए। और ड्यूटीज़ क्या है, हमें मोरल ड्यूटी और सिविक ड्यूटी सिखाता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ड्यूटीज़ को फॉलो करें। समझे मेरी बात को। पर ये जस्टिसाइबल नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्या है, आप रिट नहीं लगा सकते, किसके लिए, डीपीएसपी के लिए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। चलते बनाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया, कौन सा इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज है। देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 50, और आर्टिकल नंबर 50 डीपीएसपी में है, जिसमें बोला गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21A, ये कौन सा है, फंडामेंटल राइट है 21A, तो बिल्कुल नहीं है। अवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17, ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट। बट टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर। जिसमें से 11 ड्यूटीज में एक ड्यूटी ये भी है, याद रखोगे। चलते बना के। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन डू नॉट इंक्लूड ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी इंक्लूड नहीं करी गई है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल क्या है, देखो हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है ये ड्यूटी, बिल्कुल ड्यूटी है। इसमें से मतलब पूछ रहा है कि कौन सी ड्यूटी नहीं है, तो बिल्कुल है, प्रोटेक्ट इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, रिवर, ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट और क्लीन दिस पर्टिकुलर एरियाज, बिकॉज उनका भी जीवन है। क्लियर। तो वो पहली ड्यूटी हमारी बिल्कुल है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बिल्कुल है, ये भी ड्यूटी हमारी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी है, ये भी ड्यूटी है बिल्कुल। बट स्ट्राइव टूवर्ड अवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17, इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू इक्वालिटी, जो कि 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक है। तो ये 17 आर्टिकल है अनटचेबिलिटी को रिमूव करना। क्लियर। चलते बनाएंगे। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इसका आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज का नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, बिल्कुल है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, बिल्कुल है। बट टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये नहीं है, इसके लिए आर्टिकल अलग से दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 40 विच इज रिलेटेड टू स्टेट को पावर दिया टू ऑर्गेनाइज दी विलेज पंचायत। क्लियर। और एक किसके अंदर है, ये है डीपीएसपी में। कहाँ पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये ड्यूटी नहीं है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। चलते अपनाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो, विलेज पंचायत, आर्टिकल नंबर 40, देखो नेशनल फ्लैग, बट प्रोटेक्शन नहीं है, हमें रिस्पेक्ट करना है, प्रोटेक्ट नहीं करना नेशनल फ्लैग को। नेशनल फ्लैग को तुम क्या प्रोटेक्ट करोगे, सिंगल सिटीजन क्या प्रोटेक्ट करेगा, नेशनल फ्लैग को हमें रिस्पेक्ट करना है। क्लियर। तो हालांकि ये ड्यूटी है, पर रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की। समझे मेरी बात को। तो ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बिल्कुल नहीं। क्लियर। वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल वाइल्ड लाइफ, मैंने बताया था कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इवन रिवर, लेक, वी कैन से वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ों को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका क्या आंसर है, वाइल्ड लाइफ, डी है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन एंश्योर इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो डीपीएसपी में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डीपीएसपी में है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर याद रखना 39D, क्या है, आर्टिकल नंबर 39D में है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, छोड़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज आ रहा पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, बिल्कुल नहीं है, फंडामेंटल राइट का पार्ट कैसे हो सकता है, तो ये गलत है। क्लियर। देन फंडामेंटल ड्यूटी आर नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही है। क्लियर। फंडामेंटल ड्यूटी आर इनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है।
आर्टिकल 51 एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, बट फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, ये अलग से एक पार्ट है, पार्ट नंबर 4A, याद रखोगे। चलते अपन आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सा इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? तो देखो, रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, बिल्कुल है, क्लियर। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस, ये नहीं है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ये तो है ही। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस, आर्टिकल नंबर वी कैन से 49 आर्टिकल कहता है, और ये किसका पार्ट है? डीपीएसपी का, याद रखोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच इज पार्ट ऑफ 4, क्या है? पार्ट 4 का पार्ट है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। ये पार्ट किसका है? पार्ट 4 का, आर्टिकल नंबर 49, विच इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। चलते बनाएंगे, तो इसका आंसर क्या है? सी। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया था कि जब फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, तो सिर्फ ओनली 10 ड्यूटीज ऐड करी गई थी। बट 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एक और ड्यूटी ऐड कर दी, 11 ड्यूटी। तो कितनी ड्यूटी हो गई अभी? एट प्रेजेंट 11 ड्यूटीज है। कितनी है दोस्तों? 11 ड्यूटीज है, याद रखोगे। चलते बनाएंगे। Which one of the following is not provided in Part 4A of Fundamental Duty of the Indian Constitution? ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें ऐड नहीं है, कौन सी ड्यूटी नहीं है? तो देखो, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, बिल्कुल है। टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल है, क्लियर। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल है। टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट एंड टीचर, नहीं, ये नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये तो क्या है कि आपको खुद समझना चाहिए कि पेरेंट और टीचरों की रिस्पेक्ट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझो। आप खुद समझदार हो, क्योंकि ठीक है, उनने पाला है, आपको जन्म दिया है, आपको इतना बड़ा किया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी केयर करें। अगर आप केयर नहीं कर पा रहे तो अपनी वाइफ से करवाएं, क्लियर। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ये कौन सा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? देखो, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल है। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टेड आइडियल, बिल्कुल है फंडामेंटल ड्यूटी। बट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, वोटिंग राइट कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 326 में है, हमको वोटिंग राइट दिया है आर्टिकल नंबर 326 में। तो वोटिंग राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, हालांकि ये राइट बोला था स्वर्ण सिंह कमेटी में, ये बोला था रिकमेंडेशन में कि हाँ वोटिंग राइट भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, बट टैक्स पेयर का भी बोला था कि टैक्स पे करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, बट इन ड्यूटी को ऐड नहीं किया गया। उनके रिकमेंडेशन को कुछ रिमूव कर दिए थे रिकमेंडेशन, तो उन्होंने वोटिंग का भी बोला था, फिर इलेक्शन वी कैन से टैक्स पेयर का भी बोला था कि वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वो ऐड नहीं करी थी, उनके रिकमेंडेशन को इग्नोर कर दिया था। कुछ रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिए थे, जिससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई। क्लियर, समझे मेरी बात को? तो इसका आंसर क्या है? ए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द, देखो ये दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल ड्यूटीज में कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये फंडामेंटल ड्यूटी का प्रोविजन है, याद रखोगे। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्लियर, जो आपकी ड्यूटी है। तो इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने आपकी पूरी कंप्लीट कर दी, आपको पूरी तरह समझ में आ गया। छोटा सा पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटी, मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा बता दिया। देखो क्या है कि जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको थोड़ा एक नज़र मार लेना, बस कि 11 ड्यूटीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी नज़र मार लेना। जिससे क्या होता है, कभी कभी ऐसा पूछा था कि कौन सी ड्यूटीज़ नहीं है, तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो आप लगा जाओगे, क्लियर। और मैंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन कौन सी ड्यूटी है, मोरल और सिविक ड्यूटी, इवन इसके साथ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 11 ड्यूटी कब ऐड हुई थी, तो ये मैंने सारे बता दिए क्वेश्चन के फॉर्म में, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और कैसे रेट करी जाती है, क्लियर। तो उनके आप पूरे क्वेश्चन कर जाओगे अगर आपको क्वेश्चन आता है फंडामेंटल ड्यूटी से, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अगर आपने पहले ये वीडियो देख लिया है, ठीक है, अच्छा है, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ तो आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी 16 लेक्चर की, तो देख लीजिए स्टार्टिंग से। बेसिक है 6 लेक्चर, तो बेसिक पहले देख लेना, जिससे आपका इंडियन पॉलिटी समझ में आने लगेगा आपको कि इंडियन पॉलिटी है क्या एक्चुअल में, क्लियर। मिलते हम परसों नए लेक्चर के साथ, 18th लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।